नमस्कार स्टूडेंट। तो आज का अपना टॉपिक है गेस्टाल्टवाद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है गेस्टाल्टवाद। तो सबसे पहले जैसा कि अपने जो भी कोई अगर टॉपिक उठाते हैं, प्रकरण लेते हैं, तो उसका जो नाम का जो परिचय है उसको अपने थोड़ा जानना ज़रूरी होता है। तो अभी अपने जैसे गेस्टाल्टवाद शब्द है, इसका परिचय प्राप्त करेंगे। देखिए जैसे ये शब्द लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे GESTALT। तो इस तरह से गेस्टाल्ट शब्द जो लिखा हुआ है ये अपने आप में जो है अपना परिचय दे रहा है। तो ये इसके अंदर क्या छपा हुआ है ये अपने आगे जानेंगे। तो ये आप सस्पेंस समझिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी थ्योरी आगे पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे जो जो गेस्टाल्टवाद है वो अपने को समझ में आता जाएगा। तो फर्स्ट आपको ये बता दें कि गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है वो बीएड के अंदर आपके सिलेबस में भी है, और गेस्टाल्टवाद पर परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसको गेस्टाल्टवाद को लाने वाले कौन थे, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। फिर ये थ्योरी क्यों आई, ये प्रश्न भी उठते हैं। या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, ये शब्द किस भाषा से बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अपने परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, जब आप बीएड के अंदर अपने इस शब्द को थ्योरी के रूप में करेंगे, तो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि गेस्टाल्टवाद जो शब्द है वो कैसे बना है, कहाँ से आया, किस भाषा का है, किसने इसको जन्म दिया, इस शब्द को, इस वाद को कौन लेके आया, तो वो सारी बातें आप नोट डाउन कर लेना। तो अपने इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा ताकि आपको साथ में अच्छा समझ में आता रहेगा। तो अपने इसको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं ताकि अपने इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, अपने देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिए, तो सबसे पहले गेस्टाल्टवाद में आपको दिख रहे होंगे कि उसके परिचय के अंतर्गत ये बताया गया है कि वर्दीमर, वैसे 3 मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं, वर्दीमर, कोफा और कोहलर, लेकिन सबसे पहले नाम वर्दीमर का आता है। वर्दीमर ने इस जो गेस्टाल्टवाद शब्द की, या कह सकते हैं गेस्टाल्टवाद को, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस संप्रदाय को लाने वाले वर्दीमर थे। तो आप देख पा रहे होंगे कि वर्दीमर जो कि 1880 से 1943 तक रहे, तो इन्होंने इस वाद को लाने में मुख्य भूमिका निभाई। गेस्टाल्टवाद जो शब्द है उसको अगर अपने देखते हैं तो ये मनोविज्ञान संप्रदाय की स्थापना, जो गेस्टाल्टवाद है मनोविज्ञान संप्रदाय की स्थापना, जो इस वाद की स्थापना करने वाले, क्योंकि ये मनोविज्ञान का संप्रदाय था, तो गेस्टाल्टवाद नाम देने वाले कौन थे, जर्मनी में थे मैक्स वर्दीमर। तो इसको जर्मनी के ही जो मैक्स वर्दीमर है उनके द्वारा 1912 में इस वाद को लाया गया था। तो नोट डाउन करने वाली बात क्या है कि मैक्स वर्दीमर के द्वारा गेस्टाल्टवाद की स्थापना की गई, इस वाद को लाया गया और 1912 के अंदर इस वाद को लाया गया। तो इसके बाद आगे अपने देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। आगे आप देखिए, परिचय ही चल रहा है अपना। तो गेस्टाल्टवाद जो शब्द है अगर अपने उसको देखेंगे, उस शब्द के अनुसार अगर अपने देखते हैं कि शब्द अपने आप में कहता क्या है। अगर अपने हिंदी रूप में इसको देखते हैं तो 2 पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो पहली पिक्चर देखिए आप कि अगर अपने किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी दृश्य को देखते हैं, किसी भी घटना को देखते हैं, तो पहले सबसे पहले हम उस सारी घटना को संपूर्ण रूप में देखते हैं, न कि टुकड़ों में देखते हैं। तो ऐसा ही गेस्टाल्टवाद मानता है। गेस्टाल्टवाद के अनुसार व्यक्ति द्वारा आंशिक रूप से नहीं अपितु पूर्ण रूप से, यानी इकाई में सब कुछ सीखा जाता है। तो ये अधिगम का एक सिद्धांत है जो कि गेस्टाल्टवादियों ने बताया कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हम उसको इकाई के रूप में नहीं सीखते हैं, बल्कि उसको संपूर्ण रूप में सीखते हैं। जैसे मान लो हम एक छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाना चाहते हैं, ए बनाना सिखाना चाहते हैं, या ऐसे अनार सिखाना चाहते हैं। तो जब बच्चे के सामने वो ए फॉर एप्पल का जो वर्ड बनेगा, या फिर अपने ऐसे अनार का जो अक्षर बनाएंगे, तो बच्चा सबसे पहले उस संपूर्ण अक्षर को देखेगा, न कि उसके अंदर खड़ी पाई है, जैसे ऐसे अनार में खड़ी पाई होती है, उन खड़ी पाई वगैरह को नहीं देखेगा, बल्कि उसको संपूर्ण इकाई के रूप में, पूर्ण इकाई के रूप में वो सीखता है, उसको देखता है। फिर उसको धीरे धीरे पता चलता है कि इसका जो संरचना है, इसका जो आकार है वो किस प्रकार से बना हुआ है, खड़ी पाई बनानी पड़ेगी, या यूँ कह सकते हैं कि उसके अंदर एक तीन है, तीन जैसे वो
अपने गिनती के अंदर लिखते हैं वो बनाना पड़ेगा, फिर उसके पीछे एक पाई और लगानी पड़ेगी, लेटी हुई पाई लगानी पड़ेगी, फिर जाकर ऐसे अनार बनेगा। इसी प्रकार से जो ए अक्षर को अपने देखते हैं उसके अंदर भी जो पाइयाँ हैं वो लगानी पड़ेगी। तो उसको बाद में पता चलता है, पहले तो वो क्या करता है, वो पूर्ण रूप में संपूर्ण इकाई को यानी संपूर्ण अक्षर को देखता है। तो पहली पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये खिलौने टाइप से होता है, जैसे खिलौना जोड़ना होता है कि अगर हमें कोई इस प्रकार से 4 भाग पार्ट में करके खिलौना दे देता है, तो अगर हम उसको देखेंगे तो पहले संपूर्ण को देखेंगे कि ये किस प्रकार से फिट हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर भाग, उस प्रकार से हम इन जो पार्ट्स को फिट करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे में क्या लिखा है कि जीवधारी किसी समस्या या परिस्थिति का अर्थपूर्ण समग्र रूप से संगठित प्रत्यक्षीकरण करता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्राणी है, कोई भी जो जीव है, जब उसके सामने कोई समस्या या परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को देखकर वो उसका मतलब अर्थपूर्ण का मतलब क्या है, समग्र रूप से वो चाहता है कि जो मैं देख रहा हूँ उस समस्या को, उस परिस्थिति को मैंने सॉल्व करना है। तो वो उस समस्या या परिस्थिति की कोई एक छोटे छोटे बिंदुओं को या छोटे छोटे भागों को नहीं देखता, बल्कि वो संपूर्ण समस्या को एक बार प्रत्यक्षीकरण करता है। जब संपूर्ण समस्या को प्रत्यक्षीकरण करता है, जब देखता है अपने दिमाग के अंदर, वो मस्तिष्क में ऐसा सोचता है, तो उसको फिर धीरे धीरे जो उसके अंदर छोटी छोटी बातें होती है, समस्या या उस परिस्थिति से जुड़ी हुई बातें आती हैं, वो उसके दिमाग में आती हैं और अचानक उसे सूझ आती है, अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि इस समस्या का हल तो ऐसे हो सकता है। तो इसीलिए जो गेस्टाल्टवाद शब्द है उसको जो देने वाले थे वर्दीमर, कोफा और कोहलर, उन्होंने इसको अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी नाम दिया था। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या है, जैसे आप नीचे वाली पिक्चर में देख रहे हैं इसमें कि इसके लिए जो कुछ समस्या जब हमारे सामने आती है तो हमारी अंतर्दृष्टि से ही उसका हल हमारे जहन में, हमारे दिमाग में आता है, तो उससे हम इस समस्या का हल करते हैं। तो वो समस्या जब हल करने के हम प्रयास करते हैं तो पहले जो भी परिस्थिति होगी हम उसका प्रत्यक्षीकरण क्या करेंगे, संगठित रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो ये दोनों बिंदु क्या बता रहे हैं, एक तो ये बता रहा है कि गेस्टाल्टवाद ये मानते हैं कि व्यक्ति को कोई भी है, जो कोई भी वस्तु है उसको मतलब टुकड़ों में, आंशिक रूप में नहीं देखता है, बल्कि संपूर्ण रूप में देखता है, समग्र रूप में देखता है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब हम कोई समस्या या परिस्थिति को देखते हैं उसका संगठित प्रत्यक्षीकरण करते हैं, न कि आंशिक रूप से या टुकड़ों में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो आपको जो थ्योरी थी इसकी बताई थी कि वर्दीमर, कोफका और कोहलर ने वन मानुस पर चिंपांजी जो सुल्तान थे उन पर उन्होंने प्रयोग करके इस बात को सिद्ध भी किया था कि किस प्रकार से चिंपांजी ने केलों को प्राप्त किया। तो उन्होंने बार बार ये देखा कि चिंपांजी के सामने समस्याएं, परिस्थितियाँ लाए और चिंपांजी ने अचानक सूझ के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा समग्रवाद के अनुसार उस अपनी परिस्थिति या समस्या को हल किया था। अब आगे देखिए आप, जो गेस्टाल्ट शब्द है, तो अपने गेस्टाल्ट शब्द के बारे में परिचय प्राप्त कर रहे थे। गेस्टाल्ट शब्द क्या है कि जर्मन भाषा का एक शब्द है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है और वर्दीमर जिन्होंने इस संप्रदाय को जो लेकर आए थे तो वो जर्मनी के थे। तो उन्होंने जो उसके बारे में बताया है कि जो गेस्टाल्ट शब्द है इसके अंदर जो इसका नाम दिया है गेस्टाल्ट, उसके अंदर बहुत सारे जो इसके सिद्धांत या इसके नियम छुपे हुए हैं जो अपने आगे करेंगे। तो गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसे मनोविज्ञान में यथावत स्वीकार किया गया है, मतलब इसी प्रकार से मनोविज्ञान में इसको स्वीकार किया गया है। हालांकि अपने अगर सीधा देखें, इसका अनुमान करें कि गेस्टाल्ट क्या है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा के शब्द अपने आप में अगर अपने आगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर जैसे सिद्धांत छिपे हुए हैं। समीपता का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, तो बहुत सारे जो समानता का सिद्धांत है वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो वो कैसे है, इस शब्द को अपने जहन में रखना, इसको अपने आगे समझेंगे। तो ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसे मनोविज्ञान में इसी प्रकार स्वीकार किया गया है। अर्थ क्या बताया है गेस्टाल्ट का, इसका अर्थ बताया संगठित। तो एग्ज़ाम में कई बार आता है कि गेस्टाल्ट ना देकर तो वो संगठित शब्द भी दे सकते हैं, पूर्ण भी शब्द दे सकते हैं, पूर्णाकृतिक संरचना भी ये नाम दे सकते हैं, पूर्णाकार भी कह सकते हैं या समग्राकृति भी कह सकते हैं। और जैसा कि हमने बीएड में भी इसको पढ़ा है तो उसमें अंतर्दृष्टि भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक अपने अभी एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, आप इसको रिवाइज़ कीजिए और समझिए, और तब तक मैं इसकी जो आगे का पार्ट है आपके सामने पेश करता हूँ। थैंक यू।